जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदरोगा के लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। हमने इसमें फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। एक लास्ट में हम जिस दिन पेपर होगा उससे एक दो दिन पहले एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आपका आज का जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके बाद हम तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये तीन चैप्टर को आज हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? क्या उत्प्रेरक वर्धक करता है, समांगी उत्प्रेरक करता है, विषमांगी उत्प्रेरक करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं करता? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर नंबर क्या होगा इसका? डी होगा। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, जबकि ये उपयुक्त में ये समांगी उत्प्रेरक ये भी बढ़ाता है, विषमांगी उत्प्रेरक ये भी बढ़ा देता है, लेकिन कोई इसमें धीमा नहीं कर पाता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं? अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है पहले आपको वो समझना होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, सोडियम क्लोराइड को ठोस करना, बर्फ का गलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, या फिर फिजिकल परिवर्तन ये पता करना है। और उसके बाद दुग्ध आस्कंदन, दूध का दही में दम जमना। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसमें रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है ना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो एक बार चेंज हो गए तो वापस चेंज नहीं हो सकते। लेकिन फिजिकल परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं तो एक बार चेंज हो गए तो दूसरी बार फिर वो परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बना तो बर्फ से फिर से पानी बन सकता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? फिजिकल चेंज। और जबकि रासायनिक परिवर्तन एक बार चेंज हो गया, जैसे दूध से दही बन गया तो अब दूध दही से दूध नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? जो पहला है ये एक फिजिकल चेंज है, दूसरा है ये एक बर्फ का गलन, ये भी फिजिकल चेंज है, लेकिन केमिकल चेंज क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है यहाँ पर। तो ऑप्शन में दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का? ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। अब कार में देखा होगा आपको विद्युत के लिए आपको कोई चीज डालनी पड़ती है, वो क्या डालना पड़ता है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बहुत बार प्रश्न बनता है तो इसलिए इसको आप करेक्ट याद कर लेना। ठीक है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सुरक या सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? क्या निकल और कैडमियम, जस्ता और कार्बन, सीसा पेरोक्साइड और सीसा, या लोहा और कैडमियम? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका 5वें का ऑप्शन नंबर ए, निकल और कैडमियम की जो छड़ होती है इनसे इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी आप लोगों ने देखा होगा, तो CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड होती है चूने के पानी में, तो CO2 के कारण उसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, तो 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घुलना। पहले हम पानी में चीनी घोल सकते हैं, फिर वापस चीनी वाले पानी में से पानी को, चीनी अलग कर सकते हैं। अगर हम हवा में चांदी के बर्तनों को काला होना, ये नहीं कर सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर जल गई, मोमबत्ती का गलना अलग हुआ, मोमबत्ती का जलना अलग हुआ। अगर मोमबत्ती का गलना बोलेगा तो वो आएगा भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना बोलेगा तो आएगा भौतिक परिवर्तन, सॉरी रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना ये भी एक केमिकल परिवर्तन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घुलना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां क्या दिया है? जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन होगा?
अब जल का वाष्प में, फिर वाष्प से हम जल भी तो बना ही सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है, होना। दूसरा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तीसरा, सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, या नमक का पानी में घुलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 90 का हो जाएगा, बी। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अगर हम सब्जियों को एक बार पका देंगे और वो मुलायम हो गए तो उसके बाद उसमें चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिज्म से प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर सकते हैं, अगर हम वहां पर फिर दूसरा प्रिज्म लगा देंगे तो फिर 7 रंगों को एक ही कलर में वो विभक्त कर सकता है, ठीक है। सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, अगर मिट्टी को सान के मिट्टी भंगुर हो जाती है, फिर सारी मिनरल को फिर पानी मिलाएंगे तो फिर से वो बन सकता है। नमक का पानी में घुलना, नमक से हम पानी में घुल सकते हैं, फिर उसमें से अलग भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? आप जब जल का अपघटन करोगे तो उसका जो किस रूप ऊर्जा होती है वो किस रूप में व्यक्त होती है, ठीक है। जल अपघटन में ऊष्मा के रूप में व्यक्त होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? जंग लगेगा तो लोहे का भार हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जंग लगेगा, कोई चीज उसमें ऐड हो रही है तो ऐड होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसका वेट बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? आपने देखा होगा जब आप किताबों को रख देते होगे तो पुरानी किताबों का जो रंग हो जाता है वो भूरा कलर का हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से, ठीक है। सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से क्या होता है? सेल्यूलोज क्या करता है, जो कॉपी किताब बनी होती है वो पेड़ पत्ती पेड़ की बनी होती है, ठीक है। और पेड़ में पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या करता है? वो ऑक्सीकरण करता है, तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से जो किताबों का रंग हो जाता है वो भूरा हो जाता है, अगर ज्यादा पुरानी किताबें हो जाती है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक, कागज का जलना, भोजन पकाना, पानी का भाप में बदलना, कोयले का जलना। तो इसमें क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर 13वें का होना चाहिए, सी। कागज का जल गया, कागज जल गया तो वापस नहीं आ सकता है। भोजन एक बार पक गया तो फिर वो कच्चा नहीं बन सकता है। कोयले कोयला एक बार जल गया उसके बाद तो वो नहीं आ सकता है। लेकिन पानी अगर भाप बन गया, भाप बनने के बाद वापस से भाप से हम फिर पानी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? सी आंसर। तो आज का अब ये इसमें चौथा 14वां क्वेश्चन है, कथन ए दे रखा है और कथन आर दे रखा है, ठीक है। कथन ए क्या कह रहा है? एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, क्या ये सही है? दूसरा क्या कह रहा है? शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14वें का, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ए तो सही है, जो शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती ये करेक्ट है, लेकिन इसमें जो शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती बल्कि अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? अगर कोई एक सूखा सेल है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो गए किसके? रासायनिक अभिक्रिया के। हमने जो भी क्वेश्चन बनते थे यहाँ से सॉल्व कर दिए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण। इस चैप्टर की अब हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे आपके सिलेबस के अनुसार सिलेबस चल रहा है तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को कवर कीजिएगा। 22 जून का जो आपका एग्जाम होगा, अवश्य ही यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो आप लोग ध्यान से क्लास को कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न अब चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? रासायनिक तत्वों को आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किस वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है? और दूसरा क्या कह रहा है? किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर की से नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब देखना, परमाणु त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगी। दूसरा कथन तो एकदम सही कह रहा है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन कथन इसलिए सही कह रहा है क्योंकि किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या, जो परमाणु त्रिज्या होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ते जाती हैं, ऊपर से नीचे की ओर क्या होंगी?
बढ़ते जाएंगे। लेकिन रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किस वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है? ये कथन मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका करेक्ट आंसर डी होगा। क्यों? पहला कथन आपका गलत है परंतु आर सही है। ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है, रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। किसी एक वर्ग में नहीं बढ़ती, जितने वर्ग होते हैं सारे के सारे वर्गों में सदैव ऊपर से नीचे की ओर क्या करती हो, घटती है, ना कि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको कुछ कथन दे रखे हैं। किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। आयनन विभव पता होना चाहिए आपको, आयनन विभव क्या होता है। उसके बाद दूसरा कथन क्या कह रहा है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और तीसरा क्या कह रहा है, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तीन चीजें यहाँ पर आती है, एक आयनन विभव होता है, एक विद्युत ऋणात्मकता, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की जो क्षमता होती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, और किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की जो क्षमता होती है उसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरे का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, दूसरे का आंसर ऑप्शन नंबर बी। केवल इसमें दूसरा कथन आपका सही है। यानी कि पहले तीसरा क्या कह रहा है, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम नहीं होती, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो तीसरा कथन आपका यहीं पर गलत हो गया। पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन एक बार देख लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। आयनन विभव धीरे धीरे कम नहीं होता बल्कि आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो बचा कौन सा कथन, केवल दूसरा कथन। तत्वों के किसी एक वर्ग से जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होते जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपने वो पढ़ा होगा आवर्त सारणी आपने देखी होगी तो उसमें याद करना। इसमें आपको क्या कैसे याद करना होगा, देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। देखिए सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मिली चार ही आपको याद करने होते हैं। ठीक है, तो इस चार में आपको सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, सबसे पहले कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। सबसे अधिक कुचालक कौन होगा, चौथे का आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारा सबसे अधिक कुचालक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, पीयू, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड इसको बोलते हैं पीयू 94 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो ध्यान से, पहले प्रश्न को देख लिया आपने, अब इसको आपको क्या करना होगा, जो आपको यहाँ पर परमाणु भार दिया है, परमाणु भार में से आपको परमाणु क्रमांक को माइनस करना है। 242 माइनस का 94, 12 में से 4 गया तो 8, बच गया यहाँ पर कितना, 13, 13 में से 9 गया तो 4, बच गया 1, 148। तो 148 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो आपको इसमें से इसको घटा देना, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देना होगा। अगर आपसे नॉर्मल प्रोटोनों की संख्या पूछ दी तो जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन पूछता 94 हो जाता। ठीक है, और अगर आपसे परमाणु भार पूछता तो 242 हो जाता। तो ये आपका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 94 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपका छठे का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए उसको आपको ध्यान से देखना। पहले दोनों को, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जितने मेनली जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों एक ही चीज होती है। ठीक है, लगभग हर इसमें अगर किसी के, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर चेंज होती है जब
कोई आयन आ जाता है। अगर किसी आयन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो परमाणु क्रमांक होगा और प्रोटॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एक ही होगी। और देखिए नाभिक के केंद्र में जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक के अंदर दो चीजें होती है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तब हमारा द्रव्यमान संख्या परमाणु भार निकलता है। अब हमें निकालना है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान संख्या परमाणु भार। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तो तीनों एक ही चीज होती है। इलेक्ट्रॉन 18 दे रखा है और ये 20 दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छठे का सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। अब आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले क्या करना, विद्युत का अच्छा सुचालक, कमरे के ताप पर द्रव पर, उष्मा का कुचालक, शीशा लेड चाकू के आसानी से काटा। देखो सोडियम क्या होता है ना, चाकू से आसानी से काटे जाने वाला धातु कौन सा होता है, वो होता है सोडियम। सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं। पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है। ठीक है, चांदी क्या होता है, उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। चांदी क्या होगा, विद्युत का अच्छा सुचालक। शीशा क्या होगा, उष्मा का कुचालक। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ए का बन रहा है हमारा 4, बी का बन रहा है 2, सी का बन रहा है 1 और डी का बन रहा है 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 4 2 1 3, 4 2 1 3 जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। तो पहला जो आपका वो होता है एसिडिक, दूसरा बेसिक होता है, और तीसरे और चौथे दोनों क्या होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वें का आपका ए आंसर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है किस चैप्टर का, ये आपका जो तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर है, इसका आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण। क्वेश्चन नंबर 9वां है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। अब आपको एस ब्लॉक से है, पी ब्लॉक से है या डी ब्लॉक से है, तो आपको याद होना चाहिए 29 क्या होता है, 29 होता है कॉपर। और कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है डी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, तो ये आपको याद करना होना चाहिए, कैसे निकालते हैं करके ये समझ में आना चाहिए। कॉपर किस में होता है, डी ब्लॉक में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसपीडीएफ ब्लॉक, आपको याद होने चाहिए। तो ये आपका ये क्वेश्चन बन गए, 9 के 9 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अम्ल, भस्म एवं लवण की बात करेंगे। यहाँ से अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अम्ल, भस्म, क्षारक एवं लवण। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन आंसरों को अब हम सॉल्व यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। तो जीव का स्वाद कौन सा नहीं होगा, मीठा जीव का स्वाद बिल्कुल होता है। उसके बाद नमकीन, नमकीन भी होता है जीव का स्वाद। उमामी, उमामी का भी जीव जीव का स्वाद होता है। उसके बाद कड़वा, कड़वा भी जीव का स्वाद होता है। खट्टा भी जीव का स्वाद होता है। ठीक है, तीखा जीव का स्वाद नहीं होता है और मसालेदार जीव का स्वाद नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 7, 4 और 7 ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है, क्या ये कथन सही है। और उसके बाद फिर है, अग्निशामकों में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा है, व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्वेलर संयंत्र में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका, सही पूछ रहा है ना, तो पहला क्या करा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता नहीं, ऐसा तो नहीं होता, पहला कथन आपका गलत है। अग्निशामकों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्वेलर संयंत्र में होता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। NaCl के मौजूदगी में प्लास्टर ऑफ पेरिस स्थापन दर में वृद्धि होती है। उसके बाद है, सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है।
उसके बाद पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। चौथा क्या बोल रहा है, बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, यही कथन आपका क्या है, गलत है। बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं अब, कथन और कारण वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो चौथा कथन क्या आपका सही है, देखते हैं। पांचवा कह रहा है पानी का विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। पहला कथन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पहला कथन बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत अधिक होती है, तो ये भी आपका सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। पुलिस द्वारा गाड़ी में पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पुलिस द्वारा जब नशे की गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर जो प्रयोग हुआ होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ध्यान से याद रखना, ये भूलना मत, ये प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। पानी का पीएच कितना होता है, सबको याद होगा पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। क्या शुद्ध पानी का होता है, उदासीन विलयन का होता है, क्षारीय विलयन का होता है, या ऑप्शन नंबर डी अम्लीय विलयन का। अम्लीय और क्षारीय का तो होने से रहा। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन, ठीक है। तो दोनों का क्या होता है, शुद्ध पानी का भी होता है, उदासीन विलयन का, दोनों का क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। एक यहाँ पर ई ऑप्शन दे देंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। सिरके का रासायनिक नाम है। अब सिरके का रासायनिक नाम सबको पता होना चाहिए, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का, ठीक है। इसका आपको वो भी याद करना होगा कि सिरके में कितना अम्ल पाया जाता है करके, वो ध्यान रखना, ठीक है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, अभी मैंने बताया था कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो 9वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में HNO3 भी होता है, H2CO3 भी होता है, HCl भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो H2SO4 की होती है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है, ठीक है। तो 10वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11वां है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला जो एक्वारेजिया होता है निम्नलिखित में से को मिलाकर बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सिट्रिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। तो इसमें दो चीजें मिलाई जाती हैं। एक तो मिलाया जाता है इसमें नाइट्रिक अम्ल, और एक मिलाया जाता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो यानी कि H आपको फॉर्मूले में भी दे सकता है HNO3, और नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, ठीक है। इसका आपको रेशियो भी पूछता है, तो ये 1:3 में मिलाया जाता है, ठीक है। ऐसे ये 1:3 में मिलाया जाता है, HNO3 1, HCl 3 मिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मूल्यांक दर्शाता है। पीएच क्या दर्शाता है, नेगेटिव से फोटो बनाने के काम में लियाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, या फिर दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। तो सबको पता होगा पीएच क्या दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच है, तो लाल को नीला कर देगा, तो लाल को नीला करता वो होता है क्षार। और क्षार क्या होगा, क्षार इसमें से देगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं है, सारे के सारे क्या होगा, 5 अम्ल है, एक भी अम्ल होगा, 7 का उदासीन हो जाएगा, तो उसकी पीएच 7 करेगा, 7 से ऊपर जो होगा वो होना चाहिए, ठीक है। उसमें से कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर क्या होता है, एक ऑक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, एक अपचायक है।
तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि CO2 क्या होता है, एक अम्ल बन रहा है, CO2 भी क्या होता है, एक अम्ल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए जो CO2 होगा एक अम्लीय प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला सबको फॉर्मूला में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, HNO3, HNO3 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन तो है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया ऑक्सीजन किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नीला थोता क्या है? नीला थोता क्या होता है, नीला थोता होता है आपका कॉपर सल्फेट। 16 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये पूछता है प्रश्न, नीला थोता क्या होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ये भी याद करना, ठीक है। खाने का सोडा क्या होता है, खाने का सोडा आपको याद होना चाहिए था। खाने का जो सोडा होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, खाने का सोडा। धोने का सोडा क्या होगा, धोने का सोडा किसको कहेंगे, तो धोने का सोडा होता है ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको, बाई कार्बोनेट जी, सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। अब जो खाने का नमक बनता है उसमें प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार होता है, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है, उसके बाद है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। व्यंजक चूर्ण जल में विलेय नहीं होता है, ठीक है। पहला ही कथन आपका क्या है, गलत है। हल्के पीले रंग का होता है, ये सही है, ये ऑक्सीकारक होता है, और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया में क्लोरीन को निष्कासित करता है, ये भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आज के अंतिम प्रश्न है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आज के लास्ट प्रश्न है। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? जब हम क्या करते हैं, किसी लवण को पानी में डालते हैं तो उसमें बुलबुले बनते हैं, और बुलबुले किसके कारण बनते हैं, तो बुलबुले बनते हैं आपको CO2 के कारण। आपने कभी भी देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में भी क्या बनते हैं, बुलबुले टाइप के बनते हैं। तो इसलिए किसके कारण बनते हैं, वो CO2 के कारण, क्योंकि उसमें CO2 गैस मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लास्ट क्वेश्चन आज का, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ठीक है, H2CO3, HNO3, H2SO4 या HCl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो तेजाब क्या होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये रहे, आज हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया। पहला हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा हमने तत्वों का वर्गीकरण, और तीसरा पढ़ा हमने अम्ल, क्षार और लवण। ये 3 चैप्टर मैंने डिटेल से कवर करा दिए। हर क्वेश्चन में तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन आगे पीछे आपसे पूछेगा तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को कवर कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।